हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप करता हूँ बहुत बढ़िया होगे। हेलो एल्केन हेलो एल्केन का लेक्चर देख चुके होगे। आज हम करने वाले हैं हमारा अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स। ठीक है, एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं न्यू एनर्जी के साथ। बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं हमारे नोट्स पे। अच्छा भाई, नोट्स की एक बड़ी ये खास बात है। ठीक है, ये रेगुलर वाले जो मैं नोट्स वन शॉट सीरीज में यूज कर रहा हूँ, ये वो वाले नोट्स नहीं है। ये नोट्स हैं जो कि मैंने अपने टाइम पर अपनी 12th में बनाए थे। ठीक है, अपनी 12th के टाइम पे मैंने ये नोट्स बनाए थे। तो हो सकता है इसमें आपको जो हैंडराइटिंग दिख रही है, ठीक है, वो थोड़ी सी गंदी हो, क्योंकि उस टाइम पे मेरी हैंडराइटिंग अच्छी हुआ भी नहीं करती थी। ठीक है, चलिए। तो ये है हमारा जी सबसे पहला टॉपिक, बॉन्ड एंगल। ठीक है, चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स का। ठीक है, इसमें सबसे पहली चीज हम देखेंगे बॉन्ड एंगल के बेसिस पे डिफरेंशिएशन। अल्कोहल का कितना होता है, फिनोल में बॉन्ड एंगल कितना होता है, ईथर्स में कितना होता है। तो देखिए भाई, अल्कोहल्स के अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 108 डिग्री 9 मिनट्स। ठीक है, और जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ होता है दैट इज 142 पिकोमीटर। ठीक, फिनोल का देखें तो फिनोल के अंदर 109 डिग्रीज होता है। और आपका ईथर के अंदर जो बॉन्ड एंगल है, क्योंकि CH3 एल्काइल ग्रुप्स लगते हैं। ठीक है, चाहे एक कार्बन दो कार्बन, एल्काइल ग्रुप गिनते हैं हम उन्हें। एल्काइल ग्रुप्स बल्कि होते हैं, इसलिए रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से जो एंगल है वो बढ़ जाता है। ठीक है, 109 डिग्री से कितना होकर बढ़ जाता है? 111.7 डिग्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि बल्कि ग्रुप्स थे, एक दूसरे के साथ अच्छी खासी रिपल्शन शो कर रहे थे। अभी सबसे पहले हम अल्कोहल वाला पोर्शन खत्म करेंगे। तो अल्कोहल में पहला टॉपिक आता है आपके पास, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का प्रिपरेशन करना है। अल्कोहल की प्रिपरेशन जो है उसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहला तरीका है बाय एल्काइल हैलाइड्स। अब कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जो कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो मैं उन्हें बार बार रिपीट नहीं करूंगा। सिर्फ इतना समझिए कि आपके पास एल्काइल हैलाइड है, आपने एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया, जैसे OH है हमारे पास। ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल है, तो OH को एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज किया, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करवाया। ठीक है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो किया, वही वाला बैक साइड से जहां अटैक होता था। ठीक है, तो ये ROH बन गया, साथ में KX निकल गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका पहला तरीका। SN1 से सॉरी SN2 से किया। अब SN1 से भी हम कर सकते हैं। कैसे? वाटर लीजिए, क्या कराना है, OH ही आपका न्यूक्लियोफाइल निकलेगा। ठीक है, OH नेगेटिव इज द न्यूक्लियोफाइल। उसको क्या करोगे आप, हेलोजन के साथ सब्सटीट्यूट तो करोगे, बट इसमें दो स्टेप आते थे, याद करो। पहला स्टेप होता था कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होना, और दूसरे स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता था। तो यहाँ पर पहले स्टेप में कार्बोकटायन फॉर्म हो गया। ठीक है, फिर दूसरे स्टेप में क्या हुआ, OH नेगेटिव ने इसके ऊपर अटैक कर दिया। ठीक, तो ये क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। सो हमने SN2 मैकेनिज्म भी देखा, SN1 मैकेनिज्म भी देखा। ठीक है, दिस रिएक्शन इज पॉसिबल ओनली विद टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, जैसा मैंने बताया था। ठीक है, कि जो SN1 केस होता है, हेलोल्केन हेलोरीन याद करो। SN1 रिएक्शन जो होती है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन पे। अब जो टर्शियरी कार्बोकटायन होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी सबसे कम। तो प्राइमरी की कार्बोकटायन की अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो इसलिए वो जल्दी रिएक्शन भी नहीं शो करेगा। सो जनरली SN1 मैकेनिज्म से हम टर्शियरी अल्काइल हैलाइड और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में OH को डाल सकते हैं। ठीक है, जबकि प्राइमरी के अंदर नहीं। फिर बच्चा अगेन हमारी वही सेम चीज आती है, एल्कीन्स। अब एल्कीन को आपको अगर अल्कोहल बनाना है, उसका एक लौता तरीका है हाइड्रेशन। पर सर हाइड्रेशन का भी एक तरीका नहीं है, हाइड्रेशन के हम बहुत से तरीके पढ़ेंगे। दो बेसिकली हम डिवाइड करते हैं हाइड्रेशन को, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट तरीका, एक होता है इनडायरेक्ट। बेसिकली क्या होता है हाइड्रेशन, वाटर है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, है ना, यानी कि एक कार्बन पे H पॉजिटिव चला जाएगा और दूसरे कार्बन पे OH जुड़ जाएगा, और बीच का डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया, इथेनॉल बन गया। ठीक है, इथीन से इथेनॉल बन गया। इतनी बात क्लियर। हाइड्रेशन के दो तरीके बताए, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जो होता है वो उसमें हम देखते हैं हमारा एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन क्या होता है, याद करो, डाइल्यूट H2SO4 डालते होते थे हम। एसिड कैटलाइज्ड, इसमें क्या होता है, हमें बेसिकली ना एक प्रोटॉन की जरूरत होती है। ठीक है, इसमें क्या है, एक प्रोटॉन की जरूरत होती है। तो यहाँ पर अब क्या चीज हुई, देखो, प्रोटॉन आएगा, मैकेनिज्म समझो। ठीक है, प्रोटॉन आया, मान लो इस कार्बन एटम पर अटैक किया उसने, तो दूसरा वाला क्या बन जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये दूसरा बेचारा ये वाला रह गया ना, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वो क्या बन जाएगा, आपका कार्बोकटायन। उसी कार्बोकटायन पे OH नेगेटिव क्या करेगा, अटैक करेगा।
आसान भाषा में बोलें, एक कार्बन पे क्या चला गया, हाइड्रोजन चला गया, तो दूसरा वाला क्या रह गया, कार्बोकैटायन बन गया, वो बॉन्ड खो दिया ना उसने अपना, कार्बोकैटायन बन गया, उस कार्बोकैटायन के साथ OH जुड़ जाएगा। इस तरीके से बनता है आपका एक एल्कोहल। ये था सिमेट्रिकल का केस। अनसिमेट्रिकल जब होता है, सिमेट्रिकल क्या होता है, जब डबल बॉन्ड की दोनों तरफ बराबर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो। अनसिमेट्रिकल का केस क्या होता है, जहां पर आपके डबल बॉन्ड की दोनों तरफ बराबर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ना हो। देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है, इस कंपाउंड में देखो डबल बॉन्ड है, उसके एक तरफ एक कार्बन, दूसरी तरफ दो कार्बन, ये अनसिमेट्रिकल कंपाउंड हो गया। ऐसे केसेस में हमारे पास लगता है मार्कोनिकॉव रूल। देखो जब हमारे पास सिमेट्रिकल होता था तब तो हमें सोचना ही नहीं पड़ता था किस पे हाइड्रोजन भेजें, किस पे OH भेजें। अब हमारे पास क्या है, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड आ गया, तो अब हमें सोचना पड़ेगा कि यार OH कौन से वाले कार्बन पे जाएगा। तो यहाँ पर लगता है मार्कोनिकॉव रूल। क्या कहता है मार्कोनिकॉव रूल, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल अटैच टू कार्बन एटम हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। तो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम ढूंढो जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम है, ये है डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विद लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो इसके साथ OH लग गया, ठीक है, देखो यहाँ पे OH लग गया और दूसरे वाले के साथ हाइड्रोजन लग गया। ठीक, चलिए उसके बाद नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। ये हम तब करेंगे जब हम सभी लेक्चर्स को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी ये वन शॉट है, ठीक है, तो इसलिए हम थोड़ा हमारा टाइम बचाते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर मैकेनिज्म्स ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए भाई, दूसरा तरीका होता है इनडायरेक्ट मेथड। अब इनडायरेक्ट मेथड में भी ना दो तरीके आते हैं हाइड्रेशन के। पहला तरीका होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और दूसरा तरीका होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे, दूसरा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम देखने वाले हैं हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में जो रिएजेंट्स हैं वो कौन से यूज होते हैं, एक BH3 यूज होता है और एक होता है आपका परऑक्साइड। याद रखो मैंने क्या बताया था, परऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या होगा, हमेशा एंटी मार्कोनिकॉव रूल लगेगा। तो देखो अगर तो आपके सामने एक सिमेट्रिकल एल्कीन है, आपने BH3 डाला, आपने H2O2 डाला, जो आपका हाइड्रोजन है वो इस BH3 में से आ जाएगा और जो आपका OH है वो इस परऑक्साइड में से आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या सीन हुआ, BH3 ने हाइड्रोजन दे दिया, परऑक्साइड ने OH दे दिया, यानी कि हमारा हाइड्रेशन हो गया, वाटर ऐड हो गया बेसिकली उसके अंदर। ठीक है, सिमेट्रिकल में तो चलो ये कोई केस था ही नहीं कि मतलब किसके साथ कौन सा जाएगा, उसमें आप जिसके मर्जी पास जो मर्जी भेज दो। अनसिमेट्रिकल की बात है खतरनाक थोड़ी सी। अनसिमेट्रिकल में क्या होगा, यहाँ पर देखो BH3 डाला था सिमेट्रिकल में H2O2 की प्रेजेंस में, दिस इज हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसकी प्रेजेंस में डाला था तो हमने किसी पे भी मर्जी से हाइड्रोजन भेज दिया, किसी पे भी मर्जी से OH भेज दिया। बट अनसिमेट्रिकल के केस में क्योंकि यहाँ पर परऑक्साइड है, बेशक हाइड्रोजन परऑक्साइड, मैंने क्या बोला था, आप कोई सी भी परऑक्साइड लो, हाइड्रोजन परऑक्साइड, बेंजोइल परऑक्साइड, कोई सी भी हो, ठीक है, डोंट लाइक कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है, डजेंट मैटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज हो रही है आपकी, जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, इन दैट केस हम क्या करते हैं, जो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट होता है दैट विल मूव टू द कार्बन एटम हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। ठीक है, यानी कि नेगेटिव पार्ट जो होगा इस रिएजेंट का, ये वाला, ठीक है, वो किसके केस पे चला जाएगा, किसके ऊपर चला जाएगा, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन के पास। ठीक, चलो भाई, केस क्लियर हुआ। सिमेट्रिकल है तो कोई टेंशन नहीं, अनसिमेट्रिकल है तो नॉर्मल वाले केस में मार्कोनिकॉव रूल लगा दो, बट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्योंकि पेरोक्साइड यूज करते थे तो एंटी मार्कोनिकॉव रूल लगा दो, बहुत आसान। ठीक, अब आता है दूसरी चीज हमारे पास, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। देखो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है वैसे एक बहुत बड़ी रिएक्शन है, ठीक है, इसका मैकेनिज्म अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इसका मैकेनिज्म जो डिटेल पढ़ते हैं वो आप ग्रेजुएशन में जाके पढ़ते हैं। ठीक है, मेरे को बड़ा वो होता है कि मैंने ना एक ऑक्सीमर्क्यूरेशन का मैकेनिज्म अपनी 12th में ही पढ़ लिया था, तो जब फिर ग्रेजुएशन में हमने पहली बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी ना, तो वो फिर मुझे एक अनफेयर एडवांटेज मिल गई थी। ठीक है, बट अभी आपके लिए फायदे में नहीं है ये, ठीक है, सो करने की जरूरत नहीं। ऑक्सीडेशन मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन, सॉरी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन क्या होता है आप सिर्फ अभी उतना समझिए। यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पर आपका मान लीजिए एक इनडायरेक्ट एडिशन करेंगे हम वाटर का, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, वाटर का इनडायरेक्ट एडिशन करेंगे। ठीक है, कौन से रिएजेंट यूज होंगे, सबसे पहले यूज होगा आपका देखो मर्क्यूरिक एसीटेट यूज होगा।
ठीक है, मर्क्यूरिक एसीटेट यूज होगा। दूसरा जो यूज होगा दैट इज NaBH4। NaBH4 यहाँ पर एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। NaBH4 बेसिकली डीमर्क्यूरेशन के टाइम पे काम आता है। तो समझो यहाँ पर भी क्या होगा, वही सेम चीज, सिमेट्रिकल एल्कीन है तो जहां मर्जी OH, जहां मर्जी हाइड्रोजन अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है। अनसिमेट्रिकल का केस है तो अनसिमेट्रिकल के केस में यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो होता है, मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पेरोक्साइड नहीं है, यहाँ पर आपको क्या फॉलो करना है, मार्कोनिकॉव रूल फॉलो करना है। तो डायरेक्ट जो आपका केस था, डायरेक्ट हाइड्रेशन वाला, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन जो आपने पढ़ी, उसमें भी मार्कोनिकॉव रूल है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में भी मार्कोनिकॉव रूल है, लेकिन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनिकॉव रूल चलता है, ठीक है। चलो भाई, अगेन जैसे मैं बताया कि इसका मैकेनिज्म मैंने अपनी 12th क्लास में कर लिया था, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल मैकेनिज्म नहीं है, बट अभी इसका कोई रोल नहीं है आपकी क्लास 12th में, सो मैं ये नहीं कराऊंगा आपको। फिर हम पढ़ते हैं प्रेपरेशन अल्कोहल की फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। देखो बहुत बेसिक चीज होती है, 3 टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड में कंसीडर करूंगा यहाँ पे, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक। इनके अलावा भी होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 3 ही होते हैं। एसाइल हो गया, ठीक है, बहुत सारे हो गए एसाइल, जैसे यहाँ पर एसिड क्लोराइड है, एसाइल क्लोराइड, ऐसे एस्टर हो गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड हम उनको बोलते हैं जिनके अंदर कार्बोनिल ग्रुप आ जाए। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड O। तो देखो यहाँ पर हर एक के पास क्या है, एक C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। क्या ऐसे कंपाउंड्स को हम कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं जिनके पास कार्बोनिल ग्रुप हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, एक बहुत बेसिक सा पहले पैटर्न समझ लो, ठीक है। हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया, इट इज अ फॉर्म ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है। हमने LiAlH4 डाला, या फिर कह लो कि हमने NaBH4 डाला, इन दोनों में से कोई सा भी, दोनों क्या काम करते हैं, ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। या फिर आपने हाइड्रोजिनेशन करा दी, ठीक है, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करा दी निकल प्लेटिनम पैलेडियम की प्रेजेंस में, ठीक है, जो आप करते हो ना ये वाला H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम पैलेडियम, इसे कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सभी किसके तरीके होते हैं, ये रिडक्शन के तरीके होते हैं। तो यहाँ से एक चीज हमें समझ आती है कि एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक, कोई सा भी कंपाउंड हो, ठीक है, इन तीनों में से आप रिडक्शन कराओगे तो आपको अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। क्या कराओगे, इन कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिडक्शन कराओगे तो आपको अल्कोहल मिल जाएगा। इसी का उल्टा हम देखेंगे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, जब हम चैप्टर हमारा अगला करेंगे, ठीक है। उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें हम एक चीज देखेंगे कि हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा के एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक बना रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ठीक है, कि सीक्वेंस होता है बेसिकली जो हर जगह फॉलो होता है। तो हमने क्या किया, इस फॉर्मेल्डिहाइड का क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया, ठीक है। रिडक्शन किया तो क्या आ गया, जहां पर डबल बॉन्ड O है वहां पर बस OH आ जाएगा, ठीक है, और उस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लग जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो हमने क्या किया, फॉर्मेल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर दिया, मीथेनॉल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो जहां डबल बॉन्ड O है वहां पर क्या करना है, आपको OH कर देना है, ठीक है। या फिर इसका एक और अगर मैं आपको आसान तरीका बताऊं, आपको सिर्फ डबल बॉन्ड ब्रेक करना है और डबल बॉन्ड की दोनों साइड पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा देने हैं। जैसे आपको इतना केस दिख रहा है अगर, तो इसमें डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, एक हाइड्रोजन कार्बन को दे दो, एक हाइड्रोजन OH को, सॉरी ऑक्सीजन को दे दो, ठीक है। वो क्या बन गया, इधर OH और उधर CH, ठीक, ये चीज है बस। चलो भाई और देखते हैं एग्जांपल्स। अगेन मेरे पास फिर से एक एल्डिहाइड है, ठीक है। तो इसमें भी हमने क्या किया, डबल बॉन्ड O को ब्रेक किया, ठीक है, एक बॉन्ड तोड़ा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास भेज दिया, दूसरा हाइड्रोजन कार्बन के पास भेज दिया, ठीक है। तो क्या बना दिया हमने, इथेनॉल बना दिया, यानी कि हमने इथेनॉल को कन्वर्ट कर दिया इथेनॉल में बाय रिडक्शन। रिडक्शन के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी कि LiAlH4, ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड यानी कि NaBH4, या फिर H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम पैलेडियम, इन 3 तरीकों का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। कीटोन की बात करें भाई, तो कीटोन से याद रखना हमेशा, एल्डिहाइड हमेशा आपको बना के देता है प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन आपको बना के देगा सेकेंडरी अल्कोहल। कैसे, यहाँ पर भी वही सेम चीज है, C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, रिडक्शन हुई है ना, तो डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, एक हाइड्रोजन कार्बन के पास, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास, कंपाउंड बना हमारा प्रोपेन 2 ओल, ठीक है। प्रोपेनोन को हमने क्या बना दिया, प्रोपेन 2 ओल बना दिया, ठीक है। यानी कि कैसा है, हमें कीटोन्स जो है वो हमेशा क्या देंगे, सेकेंडरी अल्कोहल्स देंगे, ठीक है। कीटोन विल ऑलवेज गिव यू सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक।
अगेन रिएजेंट्स वही सेम, LiAlH4 डाल दो, NaBH4 डाल दो, या फिर हाइड्रोजनेशन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। ठीक है, बहुत बढ़िया। कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाते टाइम एक चीज का ध्यान रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाते टाइम आप NaBH4 का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, NaBH4 का यूज नहीं कर सकते, आप यूज करोगे LiAlH4 का। क्यों? क्योंकि LiAlH4 जो है वो एक अच्छा खासा, एक स्ट्रॉन्ग क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो वो क्या करेगा। अच्छा, ये भी मैं एक बात बताना चाहता हूं यहाँ पे कि कार्बोक्सिलिक से अल्कोहल कभी सीधा नहीं बनता। ठीक है, कार्बोक्सिलिक से अल्कोहल कभी सीधा नहीं बनता। कार्बोक्सिलिक जो है वो पहले एल्डिहाइड में जाता है, एल्डिहाइड बाद में अल्कोहल बनता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक पहले एल्डिहाइड में जाएगा, फिर एल्डिहाइड आगे रिड्यूस होकर अल्कोहल बनाएगा। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो कभी भी कार्बोक्सिलिक से अल्कोहल बनाते टाइम NaBH4 यूज नहीं होता, सिर्फ कौन यूज होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास एक बस एक डिफरेंट चीज होनी है। ठीक है, ये जो OH है ये एक हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, OH हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी ये सब चीज वैसी है। ठीक है, ये जो चीज है ये सारी वैसी होगी कि डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक हाइड्रोजन कार्बन के पास चला जाएगा और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। ठीक है, बस डिफरेंस क्या आया इस बार, ये जो OH है साइड वाला ये हाइड्रोजन बन जाएगा और इसी कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो दिस बिकम्स RCH2OH। ठीक है, ये अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। ठीक है, जितना मर्जी आप लेके जा सकते हो। जब आप एसिड क्लोराइड का यूज करते हैं, देखो जितने भी मैं बोल रहा हूँ, एस्टर हो गया, ठीक है, एसिड क्लोराइड जिसे कई लोग एसाइल क्लोराइड भी बोलते हैं, ये सब ना डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव किसके, कार्बोक्सिलिक के। बेसिकली अगर आप कार्बोक्सिलिक में OH हटा के कुछ भी लगा दो आगे, ठीक है, तो वो उसका डेरिवेटिव बन जाता है। तो ये सभी क्या है, दीज ऑल आर द डेरिवेटिव्स ऑफ आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है। तो टेक्निकली यहां से ठीक है, चलो भाई। तो मैं बात कर रहा था कि जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है बच्चा, उसके डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग डेरिवेटिव्स होते हैं। तो उन डेरिवेटिव्स से अल्कोहल बनाने का तरीका भी सेम ही होता है। ठीक है, जैसे आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर आप डालते थे तो आपको वही करना है। ठीक है, वही एजेंट यूज करना है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। बट यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, यहाँ पर आपको वो सब करने के बाद, ठीक है, रिडक्शन करने के बाद जो एक्स्ट्रा है, जैसे मान लीजिए आपके सामने एसाइल क्लोराइड है, ठीक है, तो आप तरीका सेम लगाएंगे बट बाद में Cl को रिमूव कर देंगे, तो आपके पास आपका रिस्पेक्टिव अल्कोहल आ जाएगा। ठीक है, जैसे इस केस में आपको दिख रहा होगा मैंने एक एस्टर लिया हुआ है, तो इसमें आप बाद में लास्ट में ये OR प्राइम वाला जो आपका हिस्सा है, ठीक है, एस्टर का, उसको रिमूव कर दीजिए। ठीक है, वहां से भी आपको आपका रिस्पेक्टिव अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक, चलिए उसके बाद वही बात आती है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के बारे में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, कैसे बनता है, ये हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम के साथ, जो कि एक मेटल है। ठीक है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, जिसकी वजह से आपको RMgX मिल जाता है। अब RMgX जो होता है उसके लिए ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। RMgX जब ब्रेक करता है तो वो R पॉजिटिव और MgX नेगेटिव की फॉर्म में ब्रेक करता है। ठीक है, मैग्नीशियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, सॉरी मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, सो R नेगेटिव एंड MgX पॉजिटिव, इस फॉर्म में ब्रेकिंग होगी। यानी कि जो आपका एल्काइल ग्रुप और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड है बच्चा, ये कैसा रहता है, ये कोवेलेंट रहता है। ठीक है, दिस इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन जो आपका मैग्नीशियम और हेलोजन के बीच का बॉन्ड है वो एक आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, सो जब हम ब्रेकिंग, जब भी हमको किसी में ब्रेकिंग करनी होगी, ठीक है, रिएक्शन के अंदर जब हम यूज करेंगे, ब्रेकिंग करेंगे, तो वो हमेशा R और Mg के बीच में ब्रेकिंग होगी। ठीक है, और ब्रेक होने के बाद क्या बन जाएगा, R नेगेटिव अलग, MgX क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, वो पॉजिटिव होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट समझ आया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन देखो, यहाँ पर अल्कोहल, सॉरी अल्कोहल कह रहा हूँ, एल्डिहाइड कीटोन, आप दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं इस एंटिटी की जगह पे। ठीक है, देखिए जो अगर यहाँ पर H हुआ तो वो एल्डिहाइड है, अगर R हुआ तो वो क्या है, कीटोन है। मेन मतलब जो है हमें वो इस वाले ग्रुप में से है। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप से। ठीक है, C डबल बॉन्ड O से क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन, मुझे दोनों में से एक चीज बताओ कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों में से ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। तो यानी कि इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन अपनी तरफ लेगा।
ठीक है, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स लेगा, तो यहाँ पर क्या बन गया, जो पहले पार्शियल नेगेटिव था अब वो पूरा कंप्लीटली नेगेटिव हो गया, क्योंकि उसने एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए, और कार्बन जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव था वो क्या हो गया, अब प्रॉपर पॉजिटिव हो गया। ठीक है, चलिए ये हो गया। उसके बाद बहुत सिंपल चीज है, जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव के साथ जोड़ दो, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव के साथ जोड़ दो। मैंने आपको क्या बताया, RMgx में नेगेटिव पार्ट कौन सा होता है, एल्काइल ग्रुप, और यहाँ पर इस पूरे पोर्शन में इस एल्डिहाइड या फिर इस कीटोन में कार्बोनिल कंपाउंड में पॉजिटिव किसके पास था, कार्बन के पास था। तो एल्काइल ग्रुप कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, दिस नेगेटिव विल ज्वाइन टू दिस पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव एंटिटी के साथ जुड़ गया, कंपाउंड क्या बन गया, R प्राइम सी ऊपर R। ठीक है, इधर हाइड्रोजन हो चाहे एल्काइल ग्रुप हो, डिपेंडिंग अपॉन के एल्डिहाइड है या कीटोन है। साथ में कार्बन के जो बॉन्ड बना दैट इज OMgx। देखो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका था और MgX के ऊपर कौन सा था, पॉजिटिव चार्ज था, तो ये OMgX बन गया। अब जैसा हम 11th क्लास में करते थे, OMgX बनने के बाद हम वाटर डालते थे, यहाँ पर भी हम वही करेंगे, वाटर डालेंगे। वाटर के अंदर भी दो चीजें होती हैं, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, यानी कि हम फिर से वही काम करने वाले हैं। OMgX में ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, पर MgX के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ज्वाइन करेंगे, इनके साथ पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ो और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ दो, तो H पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ, और OH नेगेटिव किसके साथ जुड़ेगा, MgX के साथ। तो जोड़ा तो हमें क्या मिल गया, हमारा एल्कोहल मिल गया। ठीक है, हमारा क्या मिल गया, एल्कोहल मिल गया, और साथ में क्या मिल गया हमें, MgOH मिल गया। ठीक है, यानी कि एल्डिहाइड कीटोन से एल्कोहल को निकालने का, अल्कोहल बनाने का एक और तरीका होता है, दैट इज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। आपके सामने यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिखी होगी, फॉर्मेल्डिहाइड का केस दे रखा है यहाँ पे, RMgX डाला, ठीक है, एल्काइल ग्रुप कार्बन के साथ जुड़ गया एंड OMgX बना, फिर वाटर डाला, एल्कोहल बन गया, और साथ में MgOX बाहर चला गया। ठीक है, चलिए भाई अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है, सो इन केस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड विद RMgX यानी कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट का जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तब हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, जैसा हमने यहाँ पर अभी देखा। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। जब हम थोड़े हायर एल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड से जो ऊपर के होते हैं, ठीक है, जो फॉर्मेल्डिहाइड से ऊपर के होंगे, हायर एल्डिहाइड्स का रिएक्शन जब कराया जाता है तो वो क्या देता है आपको, सेकेंडरी अल्कोहल्स देता है। और जब कीटोन के साथ RMgX का रिएक्शन होता है तो वो क्या देता है आपको, टर्शरी अल्कोहल्स दे देता है। ठीक है, आप प्रैक्टिस के लिए खुद से भी कोई एल्डिहाइड या कीटोनिक कंपाउंड उठा सकते हैं और उसको RMgX के साथ रिएक्ट करा के ये चीज वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई उसके बाद बात आती है आपका हाइड्रेशन ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स के हाइड्रेशन से भी ये चीज पॉसिबल होती है। ठीक है, अब देखो हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर का एडिशन होना। इतनी चीज समझना, मेरे एक मैं बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ। ठीक है, वो बात क्या है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है, जो क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ मिलके जब इन दोनों को हम ज्वाइन करते हैं और इनके बीच में से वाटर को रिमूव कर देते हैं तो ये एस्टर बन जाता है। यानी कि अगर मैं एस्टर के अंदर वाटर को वापस से ऐड करूं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में टूट जाएगा, है ना, इट्स अ क्वाइट बेसिक थिंग। ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को जोड़ूंगा और बीच में से वाटर को रिमूव कर दूंगा तो ये जो कंपाउंड बनता है ये एस्टर होता है। लेकिन अगर मैं इसी एस्टर के बीच में वाटर को ऐड कर दूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल अलग अलग हो जाएंगे। यानी कि मुझे क्या करना है, हाइड्रेशन ऑफ एस्टर करना है, डी एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं इसे बेसिकली, एस्टर को तोड़ना। एस्टर को तोड़ के मुझे क्या मिल जाएगा, एक कार्बोक्सिलिक और एक अल्कोहल, अल्कोहल ही तो मुझे चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, ये आपके सामने एक एस्टर बना रखा है, अगेन सिनेरियो इज द सेम, कि कार्बन जो होता है दैट इज पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन जो होता है दैट इज पार्शियल नेगेटिव। जो ऑक्सीजन है उसके पास वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, वो इन बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो वापस, अब देखो उसने इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रख लिया। ठीक है, अब ऑक्सीजन क्या करेगा, अगेन उन इलेक्ट्रॉन्स को फिर से बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा। बॉन्ड में जब वो कन्वर्ट करेगा तो कार्बन के पास अब कितने बॉन्ड आ गए, कार्बन के पास तो यार फिर से मान लो 5 बॉन्ड आ गए। ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, कार्बन कहाँ 5 बॉन्ड संभाल पाएगा, तो उसने क्या किया, एक इस पूरे CH3O को अपने से सेपरेट कर लिया। ठीक है, CH3O को अपने से सेपरेट कर लिया इस एंटिटी को। वाटर की प्रेजेंस में हुआ ये सारा, यानी कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव हमारे काम में आएंगे।
ठीक है, ये काम में कैसे आएंगे, जो H पॉजिटिव है वो किसके साथ जुड़ेगा, देखो ये पोर्शन सारा नेगेटिव हो गया था ना, CH3 ये वाला, ठीक है, CH3O नेगेटिव बन जाता है ये पोर्शन, ठीक है, तो नेगेटिव है उसके साथ H पॉजिटिव आके जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3OH, बना दिया इसने मीथेनॉल, है ना, मीथेनॉल बना दिया ना। दूसरा पार्ट क्या होता है हमारा, ये वाला हिस्सा, ठीक है, दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O जो रह गया है हमारे पास, ठीक है, क्या हुआ था, मैं स्टोरी फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन ने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है, कह लो कि ऑक्सीजन ने बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन वापस से बॉन्ड में चले गए, ठीक है, अब वैलेंसी उतनी थी, ठीक है, कार्बन बेचारा बॉन्ड ही उतने बना सकता था, तो उसने यहां से इस पोर्शन में से, ठीक है, अपना ये वाला बॉन्ड तोड़ लिया, खुद ही तोड़ लिया, ठीक है, ये पोर्शन को तोड़ के अलग कर दिया। अब इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव का, इलेक्ट्रॉन खोया है तो पॉजिटिव का चार्ज आ गया, पॉजिटिव का चार्ज आया तो इसके साथ OH नेगेटिव जुड़ जाएगा, क्या बना देगा, CH3C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, क्लियर, विच इज योर इथेनोइक एसिड। दूसरी चीज आपकी बचती है ये वाला हिस्सा, अब क्योंकि ये अलग हुआ था कार्बन से, तो ये क्या बना होगा, CH3O नेगेटिव, है ना, CH3O नेगेटिव, ये जो O नेगेटिव है इसके साथ पॉजिटिव हिस्सा जुड़ता है, कौन, H पॉजिटिव जुड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3OH, दैट इज योर एल्कोहल। और मोर प्रिसाइजली अगर मैं बताऊं तो ये कौन सा एल्कोहल बनेगा, ये बनेगा आपका मीथेनॉल। क्लियर, दिस प्रोसेस वाज आपका डीएस्टेरिफिकेशन। उसके बाद हाइड्रेशन ऑफ ईथर्स करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, वी आर मूविंग ऑन डायरेक्टली टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज। एल्कोहल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट, जैसे मैं बोलता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वैंडरवाल फोर्सेस पे डिपेंड करता है, याद है हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द वैंडरवाल्स इंटरैक्शन। अब अगर ये वैंडरवाल्स इंटरैक्शन जो है कमजोर होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, और अगर तगड़ी एकदम स्ट्रांग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो यानी कि मॉलिक्यूलर मास अगर हम बढ़ाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो है मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास बढ़ाने पे बढ़ता है, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ज्यादा तो वंडरवॉल फोर्सेस भी ज्यादा, वंडरवॉल इंटरेक्शन ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखो, अल्कोहल, फिनोल और ईथर, सॉरी अल्कोहल, ईथर और एल्केन में अल्कोहल का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, उससे कम ईथर का होता है और उससे कम एल्केन का होता है, ठीक है, इसके पीछे का एक प्रॉपर रीजन है, ठीक है, एक सीक्वेंस होता है पूरा। सबसे पहले समझो कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट बच्चा इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि अल्कोहल जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है, अल्कोहल के पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होते थे सर, हाइड्रोजन बॉन्ड होते थे जब आपका हाइड्रोजन, ठीक है, एक कंपाउंड का हाइड्रोजन दूसरे कंपाउंड में कोई अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाए, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ठीक है, इनके साथ जब बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है, दैट बॉन्ड इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है, अल्कोहल, यानी कि अपनी जैसे अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के साथ ही क्या कर लेगा, बॉन्डिंग शो कर लेगा, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर लेगा, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। फिर बात आती है ईथर की, भाई ईथर के अंदर, सर ईथर के अंदर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ईथर जो होता है उसके अंदर तो दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप्स हैं, मतलब सर वो कैसा है आपका कि ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो शो ही नहीं कर सकता। बट अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर सकता, स्टिल वो क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली एल्केन्स के ज्यादा होता है। अब बेचारे हाइड्रोकार्बन फंस गए एल्केन्स, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, एल्केन्स जो होते हैं वो कैसे हैं बेचारे, नॉन पोलर हैं, ठीक है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड तो वैसे नहीं बना सकते, ऊपर से बेचारे ठहरे नॉन पोलर, तो बॉइलिंग पॉइंट और घट गया, ठीक। चलो उसके बाद नेक्स्ट चीज, ब्रांचिंग के साथ रिलेशन, ठीक है, ब्रांचिंग के साथ देखो, ब्रांचिंग का रिलेशन हमेशा मैं बोलता हूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के, क्यों, क्योंकि ब्रांचिंग से सरफेस एरिया इफेक्ट होता है। खुद सोचो, एक मेरे पास इतनी बड़ी है चीज, ठीक है, अगर मैं उसको छोटा कर दूं, जैसे मेरे पास मान लीजिए ये कोई सा पेपर है, ठीक है, इसका सरफेस एरिया इतना बड़ा है, ठीक है, अगर मैं इसको ब्रांच कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसकी ब्रांचिंग कर दूं, सरफेस एरिया छोटा,
और ब्रांचिंग कर दूं सरफेस एरिया और छोटा, तो सरफेस एरिया का रिलेशन होता है किसके साथ? वांडरवॉल इंटरैक्शन के साथ। वांडरवॉल फोर्सेस सरफेस एरिया ज्यादा होने पे ज्यादा होती हैं, ठीक है। तो अगर मैं सरफेस एरिया ही कम कर दूंगा, वांडरवॉल फोर्सेस भी घट जाएंगी, और वांडरवॉल फोर्स घटेगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा, ठीक है। इसीलिए ब्रांचिंग जब बढ़ती है, सरफेस एरिया घटता है, जिसकी वजह से वांडरवॉल फोर्सेस भी घटती हैं और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी घट जाता है, ठीक। चलिए फिर बात करते हैं भाई सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी जो होती है, अल्कोहल एंड फिनोल शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो दे आर सॉल्युबल इन वाटर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने बताया, देखो हाइड्रोजन जो है वो अपने जैसे किसी मॉलिक्यूल या अपने से अलग मॉलिक्यूल में खुद से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ एक बॉन्ड बनाता है, एक इंटरैक्शन शो करता है, जिससे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। जैसे यहां पर आपको ये दिख रहा होगा, ये पूरा केस देखो यहाँ पे, ठीक है। इसमें अल्कोहल अल्कोहल के साथ जुड़ रहा है, लेकिन कैसे? एक ऑक्सीजन, ठीक है, एक अल्कोहल मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन और दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ क्या बना रहा है? बॉन्ड बना रहा है। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। चलिए भाई, अब अल्कोहल की ना सॉल्युबिलिटी समझने के लिए ना एक बात आपको पता होनी चाहिए। अल्कोहल का जब आप ये स्ट्रक्चर देखते हो तो इसमें आपको ROH मिलता है, ROH लिखते हैं ना हम अल्कोहल को। इसमें जो एल्काइल वाला पोर्शन होता है, ये पोर्शन होता है हाइड्रोफोबिक, पानी से डरने वाला। और जो OH पार्ट होता है वो तो आपको पता है बॉन्डिंग शो करता है, ठीक है, वाटर के साथ जुड़ना बहुत पसंद करता है वो। तो OH वाला पार्ट क्या है? हाइड्रोफिलिक है, पानी को पसंद करने वाला। तो एक पार्ट हाइड्रोफोबिक और एक पार्ट जो है वो क्या है? हाइड्रोफिलिक है। यानी कि इन दिस केस हमारे पास जितने ज्यादा OH होंगे अल्कोहल के अंदर, ठीक है, जितने ज्यादा OH होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी? उतनी ही ज्यादा हमारे पास सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। जैसे डाईहाइड्रिक अल्कोहल होता है जिसके अंदर 2 OH होते हैं, ट्राईहाइड्रिक होगा उसमें और ज्यादा होगी, उसमें 3 OH होते हैं, ठीक है। तो OH का नंबर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। लेकिन अगर मैं बात करूं एल्काइल ग्रुप्स का नंबर बढ़ाने में, ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप का नंबर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है? घट जाती है, ठीक है। चलो उसके बाद ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर, अल्कोहल सबसे ज्यादा, एल्डिहाइड कीटोन्स उससे कम, ईथर उससे कम सॉल्युबल, और एल्केन्स बेचारे होते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि एल्केन तो ना ही बेचारे पोलर, ना ही हाइड्रोजन बॉन्ड शो करने वाले। ईथर बेचारे फिर भी पोलर तो होते हैं, ठीक है, ईथर जो होते हैं वो पोलर तो होते हैं। ओके देन, फिर आते हैं भाई हम हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है उसमें हम एक चीज देखते हैं कि जो अल्कोहल होता है इट बिहेव्स बोथ एज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ये कैसी बात कर दी सर? अल्कोहल जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह काम कर सकता है, ठीक है, ये इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टी क्या है? ये प्रॉपर्टी हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा वहीं से शुरू होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सेशन पसंद आया लाइक करो, अपने अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में छोड़ दो, ठीक है। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। चलिए मिलते हैं।